प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के प्रश्नावली 1.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें 10 प्रश्न दे रखे हैं। तो सभी के सभी 10 प्रश्नों को हल करेंगे एक वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा और समझ में आएगा कि आसान तरीके से कैसे जल्दी प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्न प्रदर्शिका यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 है हमारे सामने। क्या है ये प्रश्न? प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है m, बी विकल्प है m+1, सी है 2m और डी है 2m+1। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही उत्तर है। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, जैसे कि -2, -3, -4, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जिनमें दशमलव के बाद कुछ नहीं आता, ऐसे अंक हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो हमें दिया गया है किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब m एक पूर्णांक है, प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो अगर m एक पूर्णांक है तो समपूर्णांक किस रूप का होगा? m के रूप का, m+1 के रूप का, 2m के रूप का या 2m+1 के रूप का। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि समपूर्णांक क्या होता है। वैसे तो कुछ बच्चों को पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। समपूर्णांक ऐसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभक्त होता हो, मतलब कि ऐसा पूर्णांक जिसमें 2 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचता हो, ऐसे पूर्णांक होते हैं हमारे समपूर्णांक। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए m दे रखा है। m एक पूर्णांक है, प्रश्न में दे रखा है। तो m में हम कोई भी पूर्णांक लेके देख लेते हैं कि क्या ये 2 से पूरा विभक्त होता है कि नहीं। तो अगर हम m बराबर 5 ले लेते हैं, m बराबर अगर हमने 5 ले लिया तो 2 से भाग देने पे हमें 2.5 मिला। तो ये तो पूरा विभक्त हुआ नहीं, दशमलव के बाद कुछ आ गया। तो हम कह सकते हैं ये 2 से पूरा विभक्त नहीं होता है। तो m जो ऑप्शन ए है ये गलत ऑप्शन हो गया, हमारा गलत विकल्प है, हमने क्रॉस लगा दिया। अब अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है m+1। तो m का कोई भी मान रख सकते हैं पूर्णांक में से, क्योंकि m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमने m का मान रख दिया 6। तो 6+1 कितना होगा? 7। 7/2, 7/2 होगा 3.5। तो दशमलव के बाद फिर से यहाँ कुछ आ गया, तो ये भी 2 से पूरा विभक्त नहीं होता है, तो ये भी समपूर्णांक नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब हम थोड़ा डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 2m+1 को। m एक पूर्णांक है तो कोई भी एक पूर्णांक का मान रख देते हैं m की जगह। तो हमने रख दिया 3। तो 2m+1 है तो 2 गुणा 3 प्लस 1, इसको 2 से भाग दे लेते हैं। 2 गुणा 3 होगा 6, 6 प्लस 1 होगा 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 3.5। तो ये भी 2 से पूरा भाग नहीं हुआ, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ मिला। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ये 2 से पूरा विभक्त नहीं होता है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तो अब तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। फिर भी देख लेते हैं कि सी ऑप्शन क्यों सही है। तो अब तो वैसे एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। क्या है वो? 2m। तो अब m की जगह अभी हमने m ही रखा। 2m को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमें m मिलेगा, और m क्या पूर्णांक है। इसका मतलब 2m जो है 2 से पूरा विभक्त होता है, तो हमने लिखा ये 2 से पूरा विभक्त होता है। तो ये जो 2m है ये जो है समपूर्णांक के रूप का होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? विकल्प सी, 2m। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर है विकल्प सी, 2m। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक किसके रूप का होगा? 2m के रूप का होगा। तो हमारा उत्तर आ गया, उत्तर है विकल्प सी, 2m। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक, जिसे हिंदी में प्रश्न प्रदर्शिका कहते हैं, की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 है हमारे सामने। क्या है? किसी पूर्णांक q के लिए, q एक पूर्णांक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए है q, ऑप्शन बी है q+1, ऑप्शन सी है 2q, ऑप्शन डी है 2q+1। तो ये प्रश्न एक की तरह ही है बिल्कुल, और बहुत आसानी से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है।
तो हमें पूर्णांक पता है, पूर्णांक के बारे में हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक मतलब कि पूरा अंक, ऐसे अंक जिनमें दशमलव के बाद कुछ नहीं होते हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, दशमलव के बाद कुछ नहीं होता है, वो होते हैं हमारे पूर्णांक, पूरे अंक। तो हमें दिया गया है किसी पूर्णांक q के लिए, मतलब q एक पूर्णांक है, q में दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है। प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। आप जानते ही हैं विषम पूर्णांक क्या होता है। विषम पूर्णांक होता है हमारा ऐसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभक्त नहीं होता है, और जो 2 से पूरा विभक्त होता है वो होता था हमारा सम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक होता है ऐसे पूर्णांक जो 2 से पूरा विभक्त नहीं होते हैं। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं और अपने उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दे रखा है q, तो हम q का कोई भी मान ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 लिया, तो 6 को 2 से भाग दे के देखते हैं। 6 में अगर 2 का भाग दिया तो हमें मिलता है 3, 3 में दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आया, तो ये तो 2 से पूरा विभक्त हो रहा है, तो q के रूप का तो नहीं होगा विषम पूर्णांक, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब हम चलेंगे ऑप्शन बी की तरफ, q+1। तो q+1, अब q का कोई मान रख लेते हैं। यहाँ पे हमने q का मान 7 रखा, तो 7+1 को जो है 2 से भाग देंगे, 7+1 होगा हमारा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 4। अब 4 में भी दशमलव के बाद शून्य नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, तो जो है ये भी 2 से पूरी तरह विभक्त होता है। तो अगर q+1 2 से पूरी तरह विभक्त होता है तो ये विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा 2q। अब 2q में जो है हम 2 का भाग देके देखते हैं, तो ये तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 आपस में कट जाएगा, हमें q मिलेगा, और q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है दिया हुआ है प्रश्न में, तो मतलब उसमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी 2 से पूरी तरह विभक्त हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन है। अब हमारा उत्तर तो आ गया ऑप्शन डी, 2q+1। फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर तो हमारा आ गया क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत है, ए बी सी, तो डी ही हमारा उत्तर होगा। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन है 2q+1। अब 2q+1 को 2 से भाग देते हैं, तो देखो 2q में 2 से भाग देंगे तो q बचेगा, प्लस 1/2 बचेगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा q प्लस 0.5। q हमारा पूर्णांक दिया हुआ है, अगर किसी पूर्णांक में 0.5 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0.5 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये जो 2q+1 है ये 2 से पूरी तरह विभक्त नहीं होगा, और अगर 2q+1 2 से पूरी तरह विभक्त नहीं होगा तो 2q+1 किस रूप में होगा, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो हमारा उत्तर डी सही है, 2q+1 जो है वो विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, 2q+1। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 है हमारे सामने, एमसीक्यू। क्या है ये? संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। एक ऑप्शन ए है हमारा, विकल्प ए है पूर्णांक, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है विषम संख्या, और विकल्प डी है सम संख्या। तो हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रश्न को समझ लीजिए, हमें दिया गया है प्रश्न में कि यदि n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य होता है तो n क्या हो सकता है? क्या वो पूर्णांक हो सकता है, क्या वो प्राकृत संख्या हो सकता है, क्या विषम संख्या हो सकता है, या सम संख्या होगा? तो आइए प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो है पूर्ण प्लस अंक, इससे मिलके बना है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, तो ये हो जाएगा पूरा अंक। पूरे अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, जिसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं होता, ऐसे अंक पूरे अंक होते हैं, और पूरे अंक को ही पूर्णांक कहा जाता है। तो हमें कहा गया है कि n² - 1 8 से विभाज्य होता है यदि n एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या या सम संख्या है। तो हम n को 2 ले लेते हैं, तो देखो 2 एक पूर्णांक भी है
और 2 एक सम संख्या भी है। हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो n एक पूर्णांक भी है और सम संख्या है। तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? n की जगह 2 रख के देखते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। लेकिन हम जानते हैं 3 तो 8 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये 8 से विभक्त नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो n स्क्वायर माइनस 1 में अगर हमने n बराबर 2 रखा तो वो 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब n क्या है? जो पूर्णांक है। तो n एक पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूर्णांक होता तो सभी पूर्णांकों के लिए n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होता। परंतु n इक्वल टू 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए जो है n स्क्वायर माइनस 1 3 आ रहा है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होता है। तो n बराबर 2 के लिए हमने चेक कर लिया, तो पूर्णांक नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और n बराबर 2 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या भी नहीं होगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अब n बराबर 2, n जो 2 है वो धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृत संख्या होते हैं। तो n बराबर 2 भी नहीं हो सकता, n 2 नहीं हो सकता, तो n जो है प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। तो अब हमारा उत्तर तो आ गया, विषम संख्या। फिर भी हम कुछ विषम संख्याओं के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो n बराबर 3 ले लेते हैं, 3 एक विषम संख्या है। तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होता है 8। 8 जो है 8 से विभक्त होगा ही होगा। अब एक और लेके चेक कर लेते हैं, बस अपनी सुविधा के लिए। n बराबर हमने 5 ले लिया, विषम संख्या लेनी है ऑप्शन सी चेक करने के लिए। तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 1। 5 स्क्वायर होता है 25, तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 होता है 24। 24 में 8 का भाग जाता है, 8 तिया 24 होता है, तो ये भी 8 से विभक्त होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप n का कोई भी विषम संख्या लेके देखेंगे तो जो है वो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा ही होगा। तो हमारा उत्तर आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी, विषम संख्या। तो इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग किया, यहाँ पर एलिमिनेट किए अपने ऑप्शंस को, खत्म किए, और फिर हमारा ऑप्शन आ गया था ऑप्शन सी। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प सी, विषम संख्या। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 है हमारे सामने। प्रश्न 4 कहता है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले जो है 65 और 117 का जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और फिर वो एचसीएफ को जो है हम 65m माइनस 117 के बराबर लिख देंगे, तो m का मान आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ के बारे में अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एचसीएफ होता है हमारा बच्चों संख्याओं में, जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, जैसे यहाँ पर 65 और 117 का निकालना है, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो जो है हमें एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। तो जो दो संख्या दी है 65 और 117, उनके पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों में हमें उभयनिष्ठ देखना है, कॉमन कौन कौन से हैं, फिर उनकी जो सबसे छोटी घात है उनका गुणनफल करना है, तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम 65 के जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 और 13। 5 और 13 65 का गुणनफल हो गया अभाज्य, इनको घातों के रूप में लिख लेते हैं। तो 5 को लिख लेंगे 5 की घात 1 गुणा 13 को लिख लेंगे 13 की घात 1। अब 117 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 13। देखो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 13 117 होगा। 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, गुणा 13 को लिख देंगे 13 की घात 1। तो अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें देखना है उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं। तो जो हम एचसीएफ निकालेंगे 65 और 117 का, तो देखो 65 के अभाज्य गुणनखंड है 5 और 13, और 117 के हैं 3 और 13।
तो देखो 5 उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। 13 दोनों में है तो 13 को ले लिया। अब इसकी सबसे छोटी घात, तो 13 की घात 1, दोनों में 13 की घात 1 है तो 13 की घात 1 ले लिया। यहाँ पे 3 की घात 2 है, परंतु 65 में 3 की घात 2 नहीं है तो 3 को भी नहीं लेंगे, 3 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 13 की घात 1 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, 13 की घात 1 होता है 13, तो एचसीएफ आ गया हमारा 65 और 117 का कितना, 13। अब 65m माइनस 117 जो है वो 65 और 117 का एचसीएफ ही है, तो हम लिख सकते हैं 65m माइनस 117 बराबर 13। अब माइनस 117 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 65m बचेगा बाईं तरफ, बराबर दाईं तरफ 13 प्लस 117, 13 प्लस 117 होगा 130, तो 65m बराबर आ गया 130। अब 65 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 130 बटे 65। 130 में 65 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2, तो m बराबर 2 मिल गया। अब कौन सा ऑप्शन हमें 2 दे रहा है, ऑप्शन बी हमें 2 दे रहा है, ऑप्शन बी विकल्प बी जो है वो है 2। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन बी 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रश्नावली 1.1 के एमसीक्यू का प्रश्न 5 है हमारे सामने। वहाँ सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मतलब कि हमें वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे जो है 70 को और 125 को जब हम भाग देते हैं तो 70 में भाग देने पर शेषफल 5 बचता है और 125 में भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 875 और ऑप्शन डी है 1750। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न 5 को हल कर लेते हैं बच्चों हम। तो हमें बोला गया है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 70 और 125 में जब हम इसको भाग दें तो शेषफल 5 और 8 बचे। तो 70 में शेषफल बच रहा है 5, तो मतलब कि 70 में से अगर हम 5 घटा दें तो जो मिलेगा, जो 65 मिला, ये 65 को पूरी तरह विभाजित कर देगी वो संख्या। उसी प्रकार 125 में शेषफल बच रहा है 8, तो 125 में से अगर 8 को घटा दें तो मिला 117। तो इसका मतलब वो जो सबसे बड़ी संख्या वो 117 को भी पूरा विभाजित कर देगी, तो 65 और 117 को पूरा विभाजित कर देगी। तो हमें वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 65 को और 117 को पूरा विभाजित कर दे। अब देखिए, वैसे तो दो ऑप्शन को हम यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 65 और 117 को पूरा विभाजित करे, तो 65 से छोटी होगी और 117 से भी छोटी होगी वो। तो देखो वो संख्या जो है 875 और 1750 तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, दो पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ पे भी हमसे वही पूछा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 65 और 117 को पूरी तरह विभाजित करेगी। तो इसका मतलब है हमें 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। फिर हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 65 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, 5 और 13 होते हैं, 5 गुणा 13 65 होता है। तो इसको हम 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 13 को लिख दिया 13 की घात 1। उसी प्रकार 117 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 होता है 9, 9 गुणा 13 होता है 117। 3 गुणा 3 को लिख देंगे हम 3 की घात 2, गुणा 13 है 13 को लिख दे 13 की घात 1। अब इसको पढ़िए एचसीएफ की डेफिनेशन को, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। तो पहले तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखिए, देखो 5 जो है वो 65 में है परंतु 117 में नहीं है, तो 5 उभयनिष्ठ नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 3 जो है 117 में है लेकिन 65 में नहीं है, तो 3 भी अभाज्य उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। सिर्फ 13 एक ऐसा है जो 65 में भी है और 117 में भी है। तो 13 की जो है सबसे छोटी घात लेनी होगी, तो दोनों में ही 13 की घात 1 है, तो 13 की घात 1 ही हमारा एचसीएफ होगा। तो 65 और 117 का एचसीएफ आ गया 13 की घात 1, 13 की घात 1 होता है 13, तो हमारा एचसीएफ आ गया 65 और 117 का 13। और वही हमें निकालना था 65 और 117 का एचसीएफ, तो हमारा उत्तर आ गया 13। तो 13 जो है ऑप्शन ए में दे रखा है हमें, तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर है विकल्प ए 13। तो विकल्प ए 13 जो है वो हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न प्रदर्शिका
की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ गुणा वाई स्क्वायर और b बराबर x गुणा वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b क्या है? ऑप्शन ए है xy, ऑप्शन बी है xy स्क्वायर, ऑप्शन सी है x³ y क्यूब, ऑप्शन डी है x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमें बोला गया है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें a x³ y स्क्वायर है और b x y क्यूब है, और यहाँ पर x और y जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो a और b का HCF क्या होगा? हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, हमने इसके बारे में अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लें। आपको आई बटन पर क्लिक करने से अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। क्या पढ़ा था हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में? HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ही उन संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पे हमें दो संख्या दे रखी है, एक a दे रखी है x³ गुणा वाई स्क्वायर और दूसरी संख्या दे रखी है b x गुणा वाई क्यूब। अब इन दोनों का HCF क्या होगा? इनमें पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, तो x और y अभाज्य गुणनखंड है, तो दोनों में ही x भी है और y भी है तो मतलब x भी और y जो है दोनों में है, तो दो उभयनिष्ठ हो गए, तो x दोनों में है और y दोनों में है, मतलब कॉमन है दोनों में। तो इन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, तो HCF a और b का क्या होगा? x की जो सबसे छोटी घात क्या है इन दोनों संख्याओं में? x है, तो x लिख दिया, गुणा y की छोटी घात क्या है? देखो y स्क्वायर, y की घात 2 और y की घात 3, तो छोटी घात है y की घात 2, तो वो लिख दिया। तो HCF आ गया हमारा x गुणा y की घात 2, इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा एक्स वाई स्क्वायर दे रहा है। ऑप्शन बी जो है विकल्प बी एक्स वाई स्क्वायर दे रहा है, तो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प बी एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें HCF की आवश्यकता हुई। तो आपको पता होना चाहिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ही उन संख्याओं का HCF होता है। प्रश्न प्रदर्शिका की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 7 है हमारे सामने। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब गुणा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM क्या होगा p और q का? ऑप्शन ए है ab, ऑप्शन बी है a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन सी है a क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन डी है a क्यूब b क्यूब। तो हमें बताना है, हमें बोला गया है कि p और q दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां पर p ab स्क्वायर के बराबर है और q a क्यूब b के बराबर है, और a और b जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो p और q का LCM क्या होगा, ये हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM क्या होता है, इसके बारे में हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। LCM होता है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही उन संख्याओं का LCM होता है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, p है a गुणा b स्क्वायर दे रखा है और q दे रखी है a क्यूब गुणा b। यहाँ पर a और b अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड है। p का अभाज्य गुणनखंड है a और b स्क्वायर, q का अभाज्य गुणनखंड है a क्यूब और b। अब देखिए LCM क्या है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो p और q का अगर हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। तो देखो यहाँ पर a है p में और b में a क्यूब है, तो बड़ी घात कौन सी है, a क्यूब, तो a क्यूब लेंगे, गुणा। अब देखिए p में b स्क्वायर है और q में b है, तो बड़ी घात कौन सी है, b स्क्वायर वाली, तो b स्क्वायर लेंगे। तो LCM आएगा हमारा a क्यूब गुणा b स्क्वायर। a क्यूब गुणा b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a क्यूब b स्क्वायर। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमें a क्यूब b स्क्वायर दे रहा है, ऑप्शन सी। तो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प सी, a क्यूब b स्क्वायर जो है वो हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।
और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रश्न प्रदर्शिका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 8 है हमारे सामने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। एक ऐसी परिमेय संख्या जो जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन ए है सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी, ऑप्शन डी है एक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। बच्चों, ये जो है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है और इसके बारे में हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। मतलब आप यहाँ पे इतना जान लीजिए, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, चाहे फिर आप उनका गुणनफल करो, जोड़ो, घटाओ या भाग दो, उत्तर जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अब देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा उत्तर होगा सदैव अपरिमेय संख्या। जब भी एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है तो उन पे हम कुछ भी कर लें, जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें या भाग कर लें, उत्तर सदैव अपरिमेय संख्या आता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, विकल्प ए, सदैव अपरिमेय संख्या। हमारे सामने है प्रश्न प्रदर्शिका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 9। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 9 क्या कहता है? 1 से 10 तक की संख्याओं, दोनों सम्मिलित हैं, मतलब जिसमें 1 और 10 से लेके सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी पूरी तरह से, वो क्या हो सकती है? विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 100, विकल्प सी है 504, विकल्प डी है 2520। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमें सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, संख्याओं का एलसीएम उस सबसे छोटी संख्या को कहते हैं जो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो अगर हमने 1 से 10 तक का एलसीएम निकाल लिया, 1 से 10 तक की संख्याओं का, तो वो एलसीएम जो निकालेंगे हम 1 से 10 तक की संख्याओं का, वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या होता है ये भी हम जानते हैं। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल है उन संख्याओं का एलसीएम होता है। तो हम जो 1 से 10 तक संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उन अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल कर लेंगे, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का। और फिर जो 1 से 10 तक की संख्याओं का जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। तो 1 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने, 1 की घात 1, 2 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 1, 3 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 की घात 1, 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 की घात 1, 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, तो उसको लिखेंगे हम 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 7 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 की घात 1, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 3, 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 की घात 2 और 10 का अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 यानी कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी 10 संख्याओं जिनके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनमें से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कर लेंगे। जैसे कि देखो, 1 सिर्फ 1 में आ रहा है तो 1 की घात 1, फिर 2 जो है 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी? 2 की घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घात 2, फिर 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की घात 1, और फिर 7 की सबसे बड़ी घात क्या है? 7 की घात 1। इन सब का गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ही लिए हैं, तो 1 से 10 तक का एलसीएम क्या होगा? देखो, 1 की घात 1 लिखेंगे गुणा 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घात 2, वो लिख दिया गुणा, फिर अभाज्य गुणनखंड कौन सा? 5, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की घात 1 गुणा, फिर अगला अभाज्य गुणनखंड है 7, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है? 7 की घात 1। अब इनका गुणा कर लेते हैं,
तो 1 की घात 1 होगा 1 गुणा 2 की घात 3 होगा 8 गुणा 3 की घात 2 होगा 9 गुणा 5 की घात 1 होगा 5 गुणा 7 की घात 1 होगा 7। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2520। और यही सबसे न्यूनतम संख्या होगी जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं 2520 हमारा कौन सा विकल्प है। तो आप देखेंगे विकल्प डी जो है वो हमारा 2520 है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2520। तो इसका मतलब 2520 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। और इसको हमने कैसे निकाला, हमने 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम लिया तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। प्रश्न प्रदर्शिका यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 10 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या है प्रश्न 10? परिमेय संख्या 14587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जब हम 14587 में 1250 का भाग देंगे तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 14587 का भी और 1250 का भी, अंश और हर दोनों के। तो हम हर के निकाल लेते हैं पहले। तो 1250 के निकालेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 2 गुणा 5 होता है 10, फिर 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 में 10 का गुणा करेंगे तो 1250 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दो को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 4 बार आ रहा है तो गुणा 5 की घात 4। अब आप देखेंगे 14587 जो है वो सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, क्योंकि अंत में जो है सम नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 एक विषम है तो ये एक विषम संख्या है। तो ये इसमें जो है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 तो होगा नहीं। और अंतिम संख्या में ना तो 5 आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 भी नहीं होगा। और 1250 के दो ही अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5। इसका मतलब 14587 और 1250 में और कुछ भागित नहीं होगा। तो हमने लिख दिया 14587 बटे 1250 को 14587 बटे 1250 को लिख दिया 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4। अब 2 और 5 की घात बराबर करनी है हमें। 5 की घात है 4 तो 2 की घात भी 4 करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो जो है ऊपर आ जाएगा अंश में 14587 गुणा 2 की घात 3 हो जाएगा 8 बटे में 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3 हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 है तो गुणा 5 की घात 4 रह गया ये। अब ऊपर वैसे तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,16,696 बटे में 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 आ जाएगा 10 की घात 4। अंश तो वही रहेगा, हर 10 की घात 4 हो जाएगा 10,000, एक के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसमें हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद 4 जो है हमारे अंक आएंगे, 4 संख्याएं आएंगी दशमलव के बाद। ठीक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, इसका मतलब दशमलव के 4 स्थानों के बाद जो है वो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये आएगा 11.6696। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 4 स्थानों के बाद जो है इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प डी 4। दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। हमने देख लिया इसको, तो हमारा उत्तर है विकल्प डी 4। अब देखो इसका ना बहुत जल्दी भी आप उत्तर दे सकते थे। जो आपने हर निकाला, हर के जो है अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4 निकला, तो इन दोनों में जो भी घात ज्यादा होगी उतने स्थानों के बाद जो है दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो देखो घात ज्यादा किसकी है, 5 की है, कितनी है 4 है, तो उत्तर वहीं से भी हम 4 लिख सकते थे। तो ये आपको ट्रिक बता दी हमने कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को आप जल्दी भी हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा
और बच्चों अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।